भयंकर गर्मी का मौसम था। सूरज आसमान से मानो आग उगल रहा था। जंगल के सभी पशु और पक्षी इस चिलचिलाती धूप से बहुत परेशान थे। गर्म हवाएं चल रही थीं और सूखे पत्तों की सरसराहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। इसी भयानक गर्मी में रीमा चिड़िया अपने सिर पर हरी घास का एक बड़ा सा गट्ठर लेकर अपने घर की ओर लौट रही थी। रास्ते में वह गर्मी से बहुत बेहाल हो रही थी, लेकिन उसे अपने परिवार की चिंता थी, इसलिए वह बिना रुके अपने घर की तरफ बढ़ती जा रही थी। रीमा पसीने से लथपथ होकर जैसे तैसे अपने घर पहुंचती है। वहां उसके घर के ठीक बाहर घास और फूस से बनी हुई एक छोटी सी गौशाला है। उस गौशाला में रीमा की एक गाय और एक बकरी बंधी हुई है। हे भगवान, आज तो गर्मी ने जान ही निकाल दी। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। मेरी प्यारी गाय और बकरी, तुम दोनों भी इस गर्मी से बहुत परेशान हो गई होगी। लो, मैं तुम्हारे लिए ये ताज़ी हरी घास लेकर आई हूँ। इसे खा लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। रीमा अपनी गाय और बकरी के सामने हरी घास डाल देती है। वे दोनों भूखी थीं और तुरंत घास खाने लगती हैं। रीमा उन्हें प्यार से सहलाती है। रीमा के घर का पूरा खर्च इसी गाय और बकरी पर निर्भर था। वह हर दिन इन दोनों का ताज़ा दूध जंगल के बाजार में बेचकर आती थी और उसी दूध के पैसों से उसके घर का सारा खर्च चलता था। लेकिन इस समय रीमा के घर की हालत बहुत खराब थी। तेज आंधी और तूफान के कारण उसके घर की आधी छत उड़ चुकी थी। घर के अंदर चिलचिलाती धूप सीधे आ रही थी। घर के एक कोने में उसका बीमार पति टुन्नू लेटा हुआ था। भयंकर गर्मी और धूप के कारण टुन्नू की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। वह दर्द और गर्मी से कराह रहा था। रीमा, तुम आ गई बहू। देखो टुन्नू की हालत कितनी खराब हो रही है। गर्मी के मारे उसका शरीर तप रहा है। तुम जल्दी से चूल्हा जलाओ और कुछ खाने के लिए बना लो। टुन्नू ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उसे खाना खिलाकर जल्दी से दवाई भी देनी है, वरना उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। जी माँ जी, मैं अभी खाना बनाती हूँ। मैं आज सुबह बाजार जाकर दूध बेच आई थी। उन पैसों से मैं घर के लिए थोड़ा सा राशन ले आई हूँ। मैं बस अभी हाथ मुंह धोकर जल्दी से खाना तैयार करती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं टुन्नू जी का पूरा ध्यान रखूंगी। रीमा जल्दी से राशन का सामान निकालती है और खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। उधर टुन्नू अपनी बीमारी और घर की इस दयनीय हालत को देखकर बहुत दुखी हो रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है और सारा बोझ रीमा के कंधों पर आ गया है। मुझे माफ़ कर दो रीमा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। मैं कैसा पति हूँ जो अपनी पत्नी और अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बीमारी ने मुझे एकदम बेबस कर दिया है। तुम दिन भर बाहर काम करती हो और घर आकर भी आराम नहीं कर पाती। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? आप मेरे पति हैं और परिवार में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। बीमारी किसी को भी हो सकती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हम सब मिलकर इस मुश्किल समय को पार कर लेंगे। आपको बस अपना ध्यान रखना है और समय पर दवाई खानी है। रीमा के ससुर भी परिवार का पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। वह रोज सुबह उठकर जंगल जाते थे और वहां लकड़ियां काटने का काम करते थे। लकड़ियां काटकर वह उन्हें बाजार में बेचते थे। वहां से उन्हें जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, वह सारे पैसे टुन्नू की महंगी दवाइयों में खर्च हो जाते थे। घर में पैसों की बहुत तंगी थी। रीमा ने खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा जलाया, लेकिन लकड़ियां थोड़ी सूखी नहीं थीं, इसलिए चूल्हे से बहुत सारा धुआं निकलने लगा। वह धुआं सीधे उस कोने में जाने लगा जहां टुन्नू लेटा हुआ था। धुएं की वजह से बीमार टुन्नू को जोर जोर से खांसी आने लगी। रीमा, मुझे बहुत तेज खांसी आ रही है। मेरा गला सूख रहा है। मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। माँ जी, घर के मटके में तो एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। मैं सुबह ही सारा पानी इस्तेमाल कर चुकी थी। आप टुन्नू जी के पास बैठिए, मैं तुरंत मटका लेकर जंगल के कुएं से पानी भर कर लाती हूँ। रीमा तेजी से खाली मटका उठाती है और जंगल के कुएं की तरफ दौड़ पड़ती है। गर्मी के कारण
उसका भी गला सूख रहा था, लेकिन उसे अपने पति की फिक्र थी। जब वह कुएं के पास पहुंचती है तो देखती है कि वहां जंगल के शैतान कौवे कालू और उसकी पत्नी गौरी बैठे हुए हैं। उन दोनों ने कुएं पर अपना कब्जा कर लिया था और जंगल के किसी भी पक्षी को मुफ्त में पानी नहीं लेने दे रहे थे। वे हर पक्षी से पानी के बदले पैसे मांग रहे थे। रुको रीमा, कहाँ जा रही हो मटका लेकर? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अब इस कुएं का पानी मुफ्त नहीं मिलता? अगर मटका भरकर पानी चाहिए तो पहले पैसे निकालो। बिना पैसों के मैं यहाँ से एक बूंद भी पानी नहीं ले जाने दूंगा। बिल्कुल सही कहा कालू जी आपने। ये कुआं अब हमारा है। बहुत हो गया मुफ्त का पानी। लाओ रीमा, जल्दी से पैसे दो, वरना अपना खाली मटका उठाओ और अपने घर वापस जाओ। कालू भैया, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? पानी तो जंगल के सभी पक्षियों के लिए है। इस पर किसी एक का अधिकार कैसे हो सकता है? मेरे पति बहुत बीमार है और उन्हें ज़ोर से खांसी आ रही है। घर में पानी की एक बूंद नहीं है। मेरे पास अभी आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया मुझे थोड़ा सा पानी ले जाने दीजिए। मुझे तुम्हारे पति की बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा नियम सबके लिए बराबर है। पैसे दो और पानी लो। अगर पैसे नहीं है तो यहाँ से चुपचाप चली जाओ और मेरा समय बर्बाद मत करो। रीमा को कालू और गौरी की इन कठोर बातों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह बेबस थी। वे दोनों बहुत ताकतवर थे और रीमा उनसे लड़ नहीं सकती थी। रीमा बहुत उदास हो जाती है और अपना खाली मटका लेकर रोते हुए घर की तरफ वापस लौट आती है। माँ जी, कालू और गोरी ने कुएं पर कब्जा कर लिया है। वे किसी को भी बिना पैसों के पानी नहीं भरने दे रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे पानी नहीं लेने दिया। अब हम क्या करेंगे? टुन्नू जी को खांसी आ रही है और घर में पानी नहीं है। हे भगवान, ये कालू और गोरी कितने दुष्ट हैं। मुश्किल के समय में भी दूसरों को परेशान कर रहे हैं। अब हम पानी कहाँ से लाएंगे? रीमा और उसकी सास परेशान ही थीं कि तभी रीमा के ससुर अपने सिर पर पानी से भरा हुआ एक बड़ा मटका लेकर घर आते हैं। उन्हें देखकर रीमा और उसकी सास की जान में जान आती है। मैं जहाँ लकड़ियाँ काटने का काम करता हूँ, वहाँ पास में ही एक पुराना कुआं है। मुझे पता चला कि कालू ने इस कुएं पर कब्जा कर लिया है, इसलिए मैं आते समय वहीं से पानी भर लाया। लो बहू, जल्दी से टुन्नू को पानी पिलाओ। पिताजी, आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं अभी टुन्नू जी को पानी देती हूँ। रीमा पानी को गर्म करके साफ करती। रीमा जल्दी से टुन्नू को पानी पिलाती है, जिससे उसकी खांसी रुक जाती है और उसे आराम मिलता है। रात होती है और सभी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब रीमा उठती है तो वह बाहर गौशाला की तरफ जाती है। वह देखती है कि इतनी भयंकर गर्मी होने के बावजूद उसकी गाय और बकरी बहुत आराम से गौशाला के अंदर सो रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। रीमा को यह देखकर बहुत हैरानी होती है। वह गौशाला के अंदर जाती है तो महसूस करती है कि वहां का तापमान बाहर की तुलना में बहुत ठंडा है, क्योंकि गौशाला पूरी तरह से घास और फूस की बनी हुई थी। अरे वाह, ये गौशाला तो अंदर से कितनी ठंडी है। बाहर इतनी तेज धूप है, लेकिन घास के कारण अंदर बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। मेरी गाय और बकरी कितने सुकून से सो रहे हैं। अगर ये घास इतनी ठंडक दे सकती है तो क्यों ना मैं अपने घर को भी इसी तरह बना लूं। इससे टुन्नू जी को भी गर्मी से राहत मिलेगी। रीमा को एक बहुत अच्छा उपाय सूझता है। वह तुरंत काम पर लग जाती है। वह सबसे पहले पूरे घर की दीवारों को गीली मिट्टी से अच्छी तरह लेप देती है। मिट्टी की मोटी परत लगाने के बाद वह घर की टूटी हुई छत और दीवारों के ऊपर ढेर सारी हरी घास और फूस बिछा देती है। रीमा हर दिन जंगल के पास वाले तालाब से पानी भरकर लाती है और उस पानी का छिड़काव अपने घर की छत और दीवारों पर लगी घास और मिट्टी पर करती है। पानी और मिट्टी के कारण वह घास एकदम ताजी रहती है और सूखती नहीं है। अब मेरा घर एकदम ठंडा रहेगा। मिट्टी और गीली घास की वजह से बाहर की गर्म हवा अंदर नहीं आ पाएगी। ये उपाय बहुत काम करेगा। रीमा की मेहनत रंग लाती है। हर दिन तालाब का पानी डालने से मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से घर के ऊपर लगी हुई घास और भी ज्यादा हरी भरी हो जाती है।
और उसमें नई ताजी घास उगने लगती है। घर के अंदर अब बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। बाहर चाहे कितनी भी तेज धूप हो, रीमा का घर अंदर से किसी ठंडे महल जैसा लगता है। टुन्नू को भी अब बहुत आराम मिलता है और ठंडे वातावरण में उसकी तबीयत तेजी से सुधरने लगती है। माँ जी, अब हमें कालू के कुएं की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तालाब का पानी ही लेकर आया करूँगी। हम उसी पानी को अच्छी तरह उबालकर पीने के लिए और घर के बाकी कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। बहू, तूने बहुत अक्लमंदी का काम किया है। अब हमारा घर भी ठंडा रहता है और हमें उन लालची कौवों के सामने हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। रीमा और उसका परिवार अब तालाब का पानी ही इस्तेमाल करने लगते हैं। रीमा पानी को गर्म करके साफ करती और फिर सब उसे पीते। जब जंगल के बाकी पक्षियों ने रीमा के इस ठंडे घास के घर और तालाब के पानी वाले उपाय के बारे में सुना तो वे बहुत प्रभावित हुए। गर्मी से परेशान सभी पक्षियों ने रीमा की तरकीब अपना ली। सबने अपने घरों पर मिट्टी और घास लगा ली और तालाब का पानी इस्तेमाल करने लगे। अब जंगल का कोई भी पक्षी कालू और गौरी के कुएं से पानी खरीदने नहीं जाता था। कुएं के पास अब बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहता था। गोरी, ये क्या हो गया? अब तो कोई भी पक्षी हमारे पास पानी लेने नहीं आता। हमारी तो सारी कमाई ही बंद हो गई है। हम तो कंगाल हो जाएंगे। हाँ कालू जी, उस रीमा ने तो हमारा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। अब हमें पैसे कौन देगा? हमें अपने लालच का फल मिल गया है। कालू और गौरी को अपने के पर पछतावा होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनका घमंड टूट चुका था। दूसरी तरफ रीमा की सूझबूझ और मेहनत ने उसके परिवार को बचा लिया। उसका पति टुन्नू भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। इस तरह रीमा अपने पूरे परिवार के साथ अपने उस सुंदर और ठंडे घास के घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। सुंदरवन नाम के एक हरे भरे जंगल में कालू कौआ अपने 7 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसकी प्यारी पत्नी गौरी कवि कुछ समय पहले ही भगवान को प्यारी हो चुकी थी। कालू अकेले ही अपने 7 बच्चों की देखभाल करता और बाजार में ताजी सब्जियों का ठेला लगाकर उनका पेट पालता था। वह हमेशा हंसमुख रहता और हंसी मजाक करके अपना दुख छुपाने की कोशिश करता था। अरे कालू, ये गोभी तो तू बहुत महंगी दे रहा है। थोड़े दाम कम कर ले, हम तो रोज के ग्राहक हैं। अरे काकी, आप भी ना रोज यही कहती हो। ये लो, थोड़ी धनिया मिर्ची मेरी तरफ से मुफ्त रख लो, लेकिन दाम वही रहेंगे। मुझे भी तो 7 भूखे पेट भरने होते हैं। तभी कालू की बहुत अच्छी दोस्त रीमा चिड़िया उड़ते हुए वहां आती है। कालू, 7 बच्चों का पेट पालना और ठेला लगाना दोनों अकेले कैसे करेगा? तुझे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। बच्चों को एक माँ की ज़रूरत है। रीमा, तू जानती है मैं गौरी से कितना प्यार करता था। मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। मैं शादी नहीं करूंगा। मैं खुद अपने बच्चों की माँ बनूंगा। प्यार अपनी जगह है बेटा, पर जब तू दिन भर बाजार में होता है तब पीछे से बच्चों को कौन देखेगा? मैं एक बहुत ही संस्कारी और घरेलू कवि को जानती हूँ। पिंकी एकदम सीधी सादी है। अगर तू कहे तो बात चलाऊं। कालू पहले तो बिल्कुल नहीं माना, लेकिन बच्चों के भविष्य और उनकी देखभाल का सोचकर वह अंततः पिंकी कवि से शादी करने के लिए राजी हो गया। जल्द ही सादे समारोह में कालू और पिंकी की शादी हो गई। घर में सभी बच्चे बहुत खुश थे कि अब उन्हें माँ का प्यार और देखभाल मिलेगी। कालू भी बेफिक्र था, लेकिन पिंकी बाहर से जितनी मीठी थी, अंदर से उसके इरादे उतने ही कड़वे थे। अगले दिन सुबह होते ही कालू अपनी सब्जियां लेकर बाजार चला गया। उसके जाते ही आराम से नरम बिस्तर पर लेट गई। है जग्गू, इधर आ। जी माँ। जा, जंगल के उस पार जो मीठे आम का पेड़ है, वहाँ से मेरे लिए एकदम पके हुए आम लेकर आ। पर माँ, वो पेड़ तो बहुत दूर है और वहाँ चील का भी डर रहता है। पिताजी ने हमें इतनी दूर जाने से मना किया है। जबान लड़ाता है। अभी जाती हूँ तेरे पिता के पास, बताती हूँ कि तू मुझे परेशान कर रहा है। जा जल्दी, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। बेचारा जग्गू डर के मारे उड़ गया। फिर पिंकी ने चुन्नी और बाकी बच्चों को बुलाया। चुन्नी, जा नदी से ठंडा पानी ला और तुम सब मिलकर सारा घर साफ करो। मैं आराम कर रही हूँ, मुझे किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। जो बच्चे कल तक आजाद खेलते थे
आज वे पिंकी के नौकर बन गए थे। पिंकी खुद कालू की कमाई से लाई हुई मिठाइयाँ खाती और बच्चों के लिए बर्तन धोने और झाड़ू लगाने का काम छोड़ देती। शाम को जब कालू थका हारा घर लौटा तो पिंकी तुरंत बिस्तर से उठी और उसके सामने मीठी पत्नी बनने का नाटक करने लगी। पिंकी, कैसा रहा आज का पहला दिन? बच्चों ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? अरे नहीं जी, बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। थोड़ा बहुत तंग करते हैं, उछल कूद करते हैं, पर हैं तो मेरे ही बच्चे ना। मैं सब खुशी खुशी संभाल लूंगी। बच्चे कोने में खड़े ये सब सुनकर हैरान थे, पर पिंकी के डर से वे कुछ बोल नहीं पाए। तभी जग्गू थका हुआ हाँफते हुए एक आम लेकर घर में घुसा। अरे जग्गू, तू कहाँ था और ये आम कहाँ से लाया? देखा जी, मैंने इसे कहा था कि थोड़ी देर खेलकर घर आ जाना, और ये नवाबजादे अब तक बाहर खेल रहे थे। जग्गू, बताओ ये आम कहाँ से मिला? इतनी शाम तक बाहर क्या कर रहे थे? वो पिताजी, मेरी दोस्त चुटकी ने मुझे दिया था रास्ते में। कालू को कोई शक नहीं हुआ। दिन बीतते गए और पिंकी का अत्याचार बच्चों पर बढ़ता ही गया। बच्चों की हंसी मानो कहीं खो सी गई थी। धीरे धीरे मौसम बदला और भयंकर बारिश का मौसम शुरू हो गया। ठंडी हवाएं चलने लगीं। कालू ने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके काफी पैसे जमा कर लिए थे। पिताजी, हमें बहुत ठंड लगती है, क्या आप हमारे लिए गर्म कपड़े और रेनकोट ला देंगे? हाँ मेरी बच्ची, बिल्कुल। मैं कल ही बाजार से तुम सब के लिए छाते और स्वेटर ले आऊंगा। अरे जी, आप बच्चों के लिए क्यों परेशान होते हैं? आप हर बार बच्चों के लिए ही लेट हो जाते हैं। मैंने पड़ोस की दर्जी चिड़िया से उनके लिए छाते और गर्म कपड़े पहले ही मंगवा लिए हैं। आप हमेशा बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, मुझे तो भूल ही गए हैं। मुझे मेरे लिए कुछ चाहिए। अरे पिंकी, तुम भी तो इस घर की जान हो। ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए शहर से एक सुंदर लाल चुनरी और सोने की बालियां लेकर आऊंगा। कालू खुशी खुशी पिंकी के लिए तोहफे लेने चला गया। पिंकी ने मन ही मन सोचा कि अब वह कालू के पैसों से सिर्फ अपने लिए ऐश करेगी, बच्चों को तो वह पुराने बोरे ओढ़ा देगी। उस दिन दोपहर में अचानक बहुत तेज तूफान और मूसलाधार बारिश आ गई। कालू को चिंता हुई कि घर में सब कैसे होंगे, इसलिए वह तोहफे लेकर आधे रास्ते से ही तेजी से घर की ओर लौट आया। जब वह अपने घोंसले के पास पहुंचा तो जो नज़ारा उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जग्गू, चुन्नी, तुम सब बाहर इस तूफान में क्या कर रहे हो? घर के अंदर क्यों नहीं हो? पिताजी, माँ ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि हम घर गीला और गंदा करते हैं। और पिताजी, उन्होंने हमारे लिए कोई गर्म कपड़े नहीं मंगवाए। वो सारा अच्छा खाना खुद खा जाती हैं और हमसे दिन भर काम करवाती है। आज सुबह भी हमें भूखा रखा। बच्चों की दर्द भरी बातें सुनकर कालू के सब्र का बांध टूट गया। गुस्से से लाल होकर वह तुरंत घर के अंदर गया। अंदर पिंकी आराम से सूखे और गर्म बिस्तर पर मूंगफली खा रही थी। पिंकी, ये सब क्या है? मेरे मासूम बच्चे बाहर बारिश में भीग रहे हैं। अरे जी, आप इतनी जल्दी आ गए? ये बच्चे भी ना बिल्कुल मेरी बात नहीं मानते। ये जिद कर रहे थे कि आप बाहर से आ रहे हैं तो ये बाहर ही आपके साथ जाने के लिए आपका इंतजार करेंगे। मैंने बहुत रोका पर माने ही नहीं। बस करो अपना ये झूठा नाटक। तुम्हारे झूठ का घड़ा भर चुका है। मैंने अपने बच्चों के मुंह से तुम्हारी सारी असलियत सुन ली है। मैंने तुम्हें एक माँ का दर्जा दिया और तुमने मेरे बच्चों को नौकर समझा। जी, मेरा वो मतलब नहीं था। बच्चे झूठ बोल रहे हैं। एक लफ्ज और नहीं, निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, और दोबारा कभी मुझे या मेरे बच्चों को अपनी शक्ल मत दिखाना। कालू ने पिंकी कवि को उसी वक्त अपने घोंसले से बाहर निकाल दिया। पिंकी को अपनी करनी का फल मिल गया और उसे तूफान में दर दर भटकना पड़ा। कालू ने अपने सभी भीगते हुए बच्चों को तौलिए से पोंछा, उन्हें प्यार से गले लगाया और अपने पंखों की गर्माहट दी। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं तुम्हारी भलाई के लिए एक माँ लाना चाहता था, पर एक पत्थर दिल ले आया। अब से तुम्हारा पिता भी मैं हूँ और माँ भी मैं। हम अकेले ही काफ़ी हैं। आप मत रोइए पिताजी, हमें किसी छोटी माँ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है। उस दिन के बाद से कालू ने कभी दूसरी शादी का विचार नहीं किया। उसने अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और जंगल में कालू और उसके 7 बच्चों का परिवार हमेशा के लिए खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।